हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए सीरीज क्या है, 0, 2, 5, 10, 17, 28 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो आप दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और दूसरी बात ये देखना है किसी भी दो संख्या के बीच का जो डिफरेंस है 20 से कम है क्या। ध्यान से समझिएगा। इस सीरीज की बात करें तो यह सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में है। 0 से 2 बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या 5, 5 से बड़ी संख्या 10, इससे बड़ी संख्या 17, ऐसे बढ़ती हुई सीरीज है, ठीक है। यानी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। और किसी भी दो संख्या का अगर डिफरेंस ले लें 10, 17 का, तो 7 यहाँ दिख रहा है ना। किसी का भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेने पे 20 से कम आ रहा है। यानी जब भी ऐसा हो कि कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो और दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है 20 से कम आए, तो इसका मतलब उस सीरीज में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लस ऐड हो रहा है। तो 0 से क्या हो रहा है, 2 बन रहा है। अगर 0 में क्या कर दें, +2 ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पुनः 2 से 5 बन रहा है, तो 2 में पुनः कितना ऐड कर दें, +3 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा। पुनः 5 से कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, तो 5 में +5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो आप बोलेंगे कि सर 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। और पुनः 10 से 17 बन रहा है, तो अगर 10 में हम लोग कितना ऐड कर दें, +7 ऐड कर दें तो 17 हो जाएगा, ओके। 17 से क्या हो रहा है, 28 बन रहा है। अगर 17 में कितना ऐड कर दें, 11 ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे की जो ऐड हमने संख्याएं की हैं, इनको ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर है। 2, 3, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो अगली बार अगली प्राइम संख्या जुड़ेगी, तो अगली प्राइम संख्या 11 के बाद क्या होता है, 13 होता है। तो 28 में 13 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आंसर आ जाएगा। 28 13 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 41। और 41 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। करेक्शन थोड़ा कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से RAMOSCPS से संबंधित है, उसी तरह बताना है कि VXMJ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, अक्षर दिए गए होते हैं, जैसे RAMO है, SCPS है, या दो पेयर के क्या है, अक्षर है, तो हम ये देखेंगे कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग VXMJ में लगा के अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर है, यहाँ भी अल्फ़ाबेट का पेयर है। तो RAMO यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट है। यानी हो क्या रहा होगा कि RAMO के जो भी अल्फ़ाबेट है, इनके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या कुछ माइनस करके इनको लिखा गया होगा SCPS के रूप में। इतना आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी लेटर के पेयर को किसी लेटर के पेयर के रूप में कोड किया जाता है या लिखा जाता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उस लेटर के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ की मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे क्या है, R है, A है, M है, O है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या नीचे लिखा जा रहा है, SCPS। ध्यान दीजिएगा, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 18 होता है, A का 1, M का 13 होता है, और O का 15। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए, ठीक है। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 19 होता है। C का 3 होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, करने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। नहीं तो ओरली आप करके निकल सकते हैं, कैसे अभी उसको भी मैं बताऊंगा। P का 16 होता है, S का 19 होता है। अब देख पा रहे होंगे कि R का प्लेस वैल्यू 18 है, इसको 19 यानी S के रूप में लिखा जाता है, तो कितना प्लस किया जाता है, +1 किया जाता है।
1 से 3 लिखा जाता है तो यानी यहाँ भी कितना किया जाता है, +2 लिया जाता है, तभी तो ए का प्लेस वैल्यू 1, 1 में +2 करने पे तभी तो सी आएगा, सी का प्लेस वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ 13 है, 13 से 16 हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें +3 करना पड़ेगा, क्योंकि m का प्लेस वैल्यू 13 है और p का 16 है, तो जब m के प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ेंगे तभी तो 16 बनेगा ना। हाँ, और यहाँ पे देखेंगे तो 15 से 19 हो रहा है, यानी यहाँ प्लस हम क्या करना पड़ेगा, हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि o का प्लेस वैल्यू 15 है और s का 19 है, तो 4 करेंगे तभी तो 15 4 19 होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहली बार +1 ऐड हुआ, दूसरी बार +2, तीसरी बार +3 और चौथे लेटर में +4। तो सेम प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, VXMJ में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में कैसे कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ देखा, तुरंत आपको पता चल गया +1 +2 +3 +4 हो रहा है, सेम प्रक्रिया करना है। तो भी में +1 करेंगे, भी का प्लेस वैल्यू 21 होता है, 21 में माफ़ी चाहते हैं 22 होता है, भी का प्लेस वैल्यू इसमें 1 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो W का होता है, तो यहाँ W लिख लीजिए। X का प्लेस वैल्यू 24, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 26, और 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Z का। M का प्लेस वैल्यू 13 और 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो P का। J का प्लेस वैल्यू 10 होता है, इसमें 4 ऐड करेंगे 14, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप लोग बोलिएगा गुरुजी N का, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, WZPN, यानी VXMJ को कैसे लिखा जाएगा, WZPN के रूप में लिखा जाएगा, और WZPN किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 4/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इसमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है, ये फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, और जनरली जो फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है, आपका एसएससी एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो, जनरली आपसे त्रिभुज काउंटिंग करवाया जाता है। ठीक है, त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा या तो वर्ग काउंट करवाया जाएगा। ठीक है, वर्ग का ही एक रूप होता है समानांतर चतुर्भुज होता है, जिसमें 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होता है करने का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन समानांतर चतुर्भुज को काउंट करेंगे जो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। चाहे अगर त्रिभुज भी दिया होता तो हम उन सबसे पहले त्रिभुजों को काउंट करते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखने पे हमको पता चल रहा है कि भैया ये समानांतर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, यानी इस लाइन में ऊपर 3 बन रहा है, 1 2 3, नीचे 4, इधर 5, इधर 6, 6 बन रहा है ना, बिल्कुल। अगले की बात करेंगे, अब मैं इसको मिटाता हूँ, अगले की बात करेंगे, 6 हमने बना लिया है। अगले की बात करेंगे तो आप लोग बोलिएगा गुरुजी यहाँ से यहाँ तक भी हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, पुनः यहाँ से भी हम 1 ले सकते हैं, 2 हो गया, और पुनः 1 ये भी ले सकते हैं, 3, यानी हमने कितना और बना लिया, 3 बना लिया, तो 6 और +3 कितना हो गया, 9 हो गया। मैं मिटा रहा हूँ ताकि फिगर छोटा है, क्लियर आपको समझ में आए। अब ध्यान दीजिएगा, 9 हो गया कि नहीं, और एक आप भी ये भी बोलेंगे सर ये बड़ा वाला भी यहाँ से यहाँ तक ये भी तो बनेगा ना, ये भी तो आपका एक बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल समानांतर चतुर्भुज। तो कितना हो गया टोटल अपना 10 हो गया। ओके, अब देखिए मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ये भी एक बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक बनेगा कि नहीं डियर, बिल्कुल बनेगा। एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल बनेगा। 2 बन गया, पुनः एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, 3 बन गया, और पुनः एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी 4। टोटल कितना बन गया, 4, यानी 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। अब तक हम लोगों ने क्या किया, तो 14 काउंट कर लिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या हो सकता है, अब आप क्या बोल सकते हैं, ये भी तो एक बन सकता है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अगर हम 1 ले लें, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक ये हो गया, और पुनः एक यहाँ से यहाँ तक 2, तो 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया। आप लोग बोलेंगे 16 हमने काउंट कर लिया। और अगली बार मैं क्या बोल सकता हूँ, अगली बार मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना सर, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक होगा, 15, और एक यहाँ से 16 हो चुका है, और एक ये 2 आपका यहाँ बन गया। तो 2 और 16 कितना बन गया, +2 और 16 कितना बन गया, यानी इसमें टोटल समानांतर चतुर्भुज कितने, 18 है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एक काउंटिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है,
क्योंकि मैं मिटाता हूँ इसलिए, क्योंकि अगर एक ही बार सबको मैं काउंट कर दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो बारी बारी मैं पकड़ पकड़ के उनको काउंट किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। क्या दिया गया है? यात्रा है, गंतव्य स्थान है, भुगतान है, बर्थ है, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट उपलब्धता है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि आपको 5, 6, 7 शब्द दे दिया जाए और बोला जाए कि इनको सार्थक क्रम में अरेंज कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो क्लियरिटी होती नहीं है ना कि कौन सा शब्द हम पहले रखेंगे। देख करके तो तुरंत पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द पहले होगा। बात समझिएगा ध्यान से। तो ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप लोग सबसे पहले 1 से 2 बार जितने भी शब्द हैं ना उनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस स्पेसिफिक विषय के बारे में शब्द दिए गए होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पढ़ने पे पता चल रहा है कि यात्रा, गंतव्य स्थान, बर्थ, भुगतान, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट उपलब्धता। तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपना ट्रिप प्लान कर रहा है, यानी कहीं जाने का सोच रहा है, और जाने के सोचने के लिए उसको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टिकट के बारे में सारी प्रक्रिया है कि कैसे उसको टिकट मिलेगी, एक क्रम बनेगा और फिर वो अपने यात्रा करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है यात्रा के क्रम में, हम यही डिसाइड करते हैं ना कि भाई हमको जाना कहाँ है। पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना, देखिए, क्योंकि गंतव्य स्थान दिया, डेस्टिनेशन पॉइंट दिया है, तो हमको पहले डिसाइड करना होता है ना कि हम कहाँ जाएंगे। दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, है ना, कानपुर जाएंगे। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया भैया हम हमारा गंतव्य स्थान क्या होगा, तो 2 नंबर को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए जब आपको पता चल गया कि आपको दिल्ली जाना है तो आप फिर ट्रेन सर्च करेंगे। बिहार के आप बच्चे हैं तो फिर आप देखेंगे भैया ट्रेन हमारे लिए उपलब्ध है कि नहीं। कंफर्म टिकट पे जाइएगा, देखिएगा है कि नहीं, या फिर IRCTC की वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि भैया कोई ट्रेन है तो उसमें टिकट टुकट है कि नहीं। यही तो देखें ना, टिकट खाली है कि नहीं, यानी उस डेट पे खाली है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद गंतव्य स्थान डिसाइड करने के बाद रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट की उपलब्धता देखेंगे ट्रेन में पता करके, ठीक है, क्योंकि ट्रेन दिया नहीं है तो यही पहले करेंगे, रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट की उपलब्धता देखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हमने 2, 6 कर दिया। अब आपको ऑप्शन देखेंगे तो 2 और 6 से स्टार्ट होने वाला केवल ऑप्शन बी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम में इतना आप मार के आ सकते हैं। और ऐसे भी ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि सबका जो इनिशियल डिजिट है ना डिफरेंट है, तो आप केवल 2 पता चल गए, यानी इनिशियल कौन सा शब्द होगा तो भी आप आंसर करके निकल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको सारा हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको आंसर करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ये विशेष बातें होती हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट हमको पता चल गया कि उपलब्ध है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि किसी ट्रेन का कंफर्म देख लेंगे कि हाँ ये सीट खाली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, नाम वाम फिल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम अपना भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे। भैया तभी तो करेंगे ना, जब देख लेंगे सीट खाली है तो भुगतान करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, जब भुगतान कर देंगे तो रिजर्वेशन हो जाएगा, यानी टिकट रिजर्व हो जाएगा हमारा। जब भुगतान करते हैं उसके बाद ही होता है ना, यानी 3 के बाद 5 आ जाएगा। और जब रिजर्वेशन हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सीट कौन सा मिला। जब रिजर्वेशन हो जाता है तभी तो हमको मिलता है, एक स्लिप मिलता है टिकट का जिस पे सब कुछ लिखा होता है, नाम, एज वगैरह लिखा रहेगा, और उसके बाद ये लिखा रहेगा आपका सीट नंबर कौन सा है। तो आपको बर्थ मिल जाएगा, यानी 4 नंबर आ जाएगा 5 के बाद। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, उसके बाद यात्रा। आप उस दिन ट्रेन जाइएगा, पकड़िएगा और अपना यात्रा कीजिएगा। यानी 2, 6, 3, 5, 4, 1 हमारा सार्थक अनुक्रम होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं हमेशा आपसे बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चनों के एक टाइप के लिए मैं क्या किया हूँ कि एक पैटर्न फिक्स कर दिया हूँ कि ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो आप ऐसे सोचिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे सोचना है, और ऐसे सोचेंगे तो 90% मैं बताता हूँ टाइप के प्रश्नों में कि 95% हो जाएगा, 99% हो जाएगा। लेकिन हमेशा हर टाइप के प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 0.01% या 1% चांस ऐसा होता है कि किसी टाइप के प्रश्नों को करने का जो तरीका है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफर हो जाए। उसी टाइप का अगर प्रश्न थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ जाए तो वैसे प्रश्न के लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब जैसे इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो डियर, या तो आप क्या करोगे,
रो में सॉल्व करोगे यानी 14, 12, 10, 8 को देख लोगे कैसे संबंधित है ना। और उसके बाद या तो कॉलम में सॉल्व करोगे, 14, 10, 8, 12 इधर भी दिया है, आप ऐसे देख लोगे। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ हमेशा कि देखो, सॉल्व आपको उधर करना होता है जिधर बड़ी संख्या होती है। प्रयास हमारा ये होता है कि जो बड़ी संख्या है बाकी रिमेनिंग संख्याओं से हमको लाना होता है बड़ी संख्या को। सपोज करिए अगर इधर बड़ी संख्या होती तो हम लोग रो में सॉल्व करते हैं, और 14, 12, 10 से यहाँ की बड़ी संख्या लाते हैं, 10, 8, 2 से हम यहाँ पे की बड़ी संख्या लाते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या किधर भी नहीं है कि नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या किधर भी नहीं है। आप चाहे रो में देखिए चाहे कॉलम में देखिए, क्या किसी साइड ऐसा है क्या कि कोई बड़ी संख्या बस है? नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यही करेंगे कि ध्यान से ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में हम अगर क्या करें, कॉलम को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो हम कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि अगर हम क्या कर दें, पहली को और तीसरी को जोड़ दें, 14 और 8 को जोड़ दें। ध्यान से समझिएगा, 14 और 8 को जोड़ दें और ये इक्वल टू बन रहा है किसके? दूसरी और चौथी संख्या 10 और 12 के। 10 + 12 के इक्वल बन रहा है। देखिए 14, 8 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 22 सर, और 12, 10, 22, है ना। यानी बन क्या रहा है कि पहले और तीसरे संख्या को जो मैं ऐड किया और दूसरे और चौथे संख्या को, तो इनका सम बराबर आ रहा है। दूसरे कॉलम में भी आप देखिए तो 12 और 14 को सम करेंगे, 12 और 14 को सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 8 और 18 के इक्वल बन रहा है कि नहीं। देखिए 12, 14 कितना हो गया? आप बोलेंगे 26, और 26 बराबर 26 बन रहा है कि नहीं। उसी तरह देखिए यहाँ पे भी 10 और 6 16 बन रहा है, और 14, 2, 16। यानी हम यही प्रक्रिया चौथे कॉलम में भी कर लेंगे। तो देखिए 8 और 16 ऐड करेंगे, पहली और तीसरी संख्या 8 और 16 जब हम ऐड करेंगे तो इसको बराबर होना चाहिए 4 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किसी संख्या के। तो 16 और 8 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 24, और 24 बराबर 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए क्वेश्चन 24 इधर दिया है, 24 बराबर 4 प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या बनना चाहिए। तो कौन सी संख्या रहेगी कि इसका सम 24 हो जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 20 होगा, तभी तो 20 + 4 24 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 20, और 20 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह लेखक कलम से संबंधित है उसी तरह दर्जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, देखिए अगर लेखक की बात करें तो लेखक क्या करता है? लेखक कलम का प्रयोग करता है। कलम उसका क्या होता है? आप बोल सकते हैं शस्त्र होता है। मेन जो लेखक होता है उसका शस्त्र क्या होता है? कलम होता है। कलम के द्वारा ही तो वह किताबों को लिखता है, किसी चीज़ को लिखता है। तो मेन उसका जो शस्त्र होता है क्या होता है? कलम होता है कि नहीं। उसी तरह देखिए, अब ये मत बोलिएगा सर पन्ने भी तो होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पन्ना नहीं दिया तो फिर पन्ने के लिए हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है डियर, समझिएगा इस बात को। तो उसी तरह दर्जी का जो मेन शस्त्र होता है वो क्या होता है? दर्जी का जो मेन शस्त्र होता है वो क्या होता है? तो आपका सुई होता है। अब आप बोलिएगा सर कपड़ा भी तो होता है, कपड़ा नहीं रहेगा तो सुई की क्या क्या करेगा? डोरी भी तो होती है। तो डियर देखिए, आप किसी भी ऑप्शन में नहीं देख पाएंगे कि कपड़ा दिया है, डोरी दिया है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? सुई, और सुई किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा? आपका बहुत अच्छा प्रश्न इस टाइप के प्रश्नों पर बनता है, बहुत अच्छा बनता है। करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए डियर? देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना तो एक बार आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि जो ये सीरीज बनेगा, जो ये अक्षर दिए गए हैं, इसमें मेनली कौन कौन सा अक्षर प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि केवल ए और बी का प्रयोग किया गया है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए का और बी का ही सीरीज बन रहा होगा। यही होगा कि ए की संख्या ज़्यादा है तो ये हो रहा होगा कि एक बार ए आया, फिर बी आया, अगली बार 2 बार ए आया और बी आया, अगली बार 3 बार ए आया। यही तो बनेगा ना, और कुछ तो बन नहीं सकता है।
तो ध्यान दीजिएगा और देख भी आप पा रहे होंगे कि ए पहली बार दिया है, तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, अगर मैं बी रखूँ ठीक है, तो पहली बार 2 आया, ए आया, उसके बाद बी, और पुनः क्या दिया है 3A उसके बाद बी, और आगे देखिए 4A दिया है, उसके बाद मैं बी कर लेता हूँ। पुनः यहाँ क्या होना चाहिए, 5A होना चाहिए, तो 4 ही ए दिया है, तो अगली बार भी मैं ए फिल कर देता हूँ। तो क्या बन गया देखिए, 2A आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, पुनः 3A उसके बाद बी, पुनः 4A उसके बाद बी, पुनः 5A उसके बाद बी। तो कुछ इस तरह का आपका सीरीज बन रहा है। तो आपका बी ट्रिपल बी और ए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक से 1 से 6 तक अंकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और आप लोग कोशिश करिए कि डाइस का प्रश्न हो तो इतना पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। सीधे आप देखिए कि किसके विपरीत पूछ रहा है, क्योंकि जब डाइस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर दिया है कि साइन दिया है फलक पे। यहाँ नंबर दिया है, डाइस देखते हैं आपको पता चल गया। और जब भी जनरली 2 डाइस होता है और किसी के विपरीत पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, एक तरीका होता है, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। हमारा प्रयास क्या होता है कि दोनों डाइस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पहले डाइस में 4 कॉमन है और दूसरे में भी 4 कॉमन है। तो पहले डाइस से हम 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 पे आएंगे, और दूसरे डाइस से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएंगे, 1 पे आएंगे, ठीक है। तो सिंपली 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। पुनः 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, और 1 से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, 5 पे आ जाएंगे, यानी 3 के विपरीत क्या हो गया आपका, 5 हो गया। और बाकी बचा 6, तो 6 के विपरीत आपका 4 हो गया। लेकिन इन दोनों के निकालने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि हमने एक ही बार जब मूव किया, एक ही बार घड़ी की दिशा में मैंने चलने का प्रयास किया, तो 1 के विपरीत हमसे पूछा था, वो आ गया 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, दिया गया है रोग है, तपेदिक है और ट्रेकोमा है। ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। रोग, तपेदिक, ट्रेकोमा। अगर हम तपेदिक और रोग की बात करें तो इसमें क्या संबंध है, तो आप बोलिएगा सर तपेदिक एक रोग होता है, और रोग और ट्रेकोमा में क्या संबंध है, तो ट्रेकोमा भी एक रोग होता है। लेकिन क्या तपेदिक और ट्रेकोमा में कोई संबंध है, तो आप बोलिएगा नहीं सर, दोनों एक अलग रोग है। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी ये तो बन गया आपका रोग, क्योंकि रोग के अंदर ये दोनों बन रहे हैं, तो दोनों को बना लेते हैं। आपका तपेदिक हो गया और ये क्या होगा, ट्रेकोमा हो गया। ट्रेकोमा को मैं टी के से डिनोट करता हूँ और तपेदिक को टी ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, क्योंकि रोग के अंदर दोनों है और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न होता है। आपको एक बात पता होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। देखिए ऊपर क्या होता है, नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट पूरब होता है, इधर आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है, ठीक है। बोला है कि राम जो है 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, यानी 7 किलोमीटर पूर्व इधर है, ईस्ट इधर है, तो हम इधर चला दिए 7 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है कि बाईं ओर यहाँ से मुड़ता है, ओके, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर इधर बाईं ओर मुड़ा करके चला देते हैं, ओके। इसके पश्चात फिर से बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, पुनः यहाँ से मुड़ जाता है बाईं ओर और 7 किलोमीटर चलता है। तो पूछा जा रहा है कि राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान ये था और फाइनल स्थान ये हो गया, ये वाला। इनके बीच की दूरी ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। और ये दिशा कौन सा है, उत्तर है, क्योंकि ऊपर कौन सा है, उत्तर दिशा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर में प्रारंभ से फाइनल उसकी पोजीशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो शब्द एग्जाजरेशन में सभी अक्षरों का योग क्या होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कुछ भी बोल नहीं रहा है, बोल रहा है ना कि
जो ये शब्द दिया है ना एग्जाजरेशन, इसके प्लेस वैल्यू का आपको सम बताना है और कुछ नहीं। बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की जो स्थिति है अक्षर का मान है, यानी अगर बी दूसरे स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है तो उसका मान 2 है, तो इसका सम बताना है, यानी कुछ भी नहीं, एग्जाजरेशन के अक्षरों के प्लेस वैल्यू का हमें सम बताना है। अब देखिए एग्जाम में करना है तो आपको ऐसे लिख लिख के ऐड करिएगा तो फिर तो हो गया, 2 मिनट आपका निकल जाएगा। तो लिख लिख के नहीं करना है, ओरली हम लोग क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। कैसे करेंगे, आपको उसी तरह एग्जाम में करना है। ई का 5 होता है, एक्स का कितना होता है, तो 24 होता है। एक्स का 24 और 24 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 29, और 29 ए का 1 होता है तो 29 1 30 हो गया। जी का 7 होता है तो 30 7 37 हो गया, और पुनः जी का 7 होता है तो 37 7 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 44 हो गया। ई का 5 होता है तो 44 5 कितना हो गया, तो 49 हो गया। आर का 18 होता है तो 49 और 18 कितना हो गया, 49 1 50 10 60 67 हो गया 67, और ए का 1 67 एक कितना हो गया 68 हो गया, और टी का कितना हो गया तो 20 होता है तो कितना हो गया 88 हो गया 88 हो गया, और आई का 9 होता है तो 88 और 9 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि 97 हो गया, 97 हो गया, और 97 ओ का 15 होता है, 97 15 हो गया तो कितना हो गया 112 हो गया, और एन के कितना होता है 14 होता है तो 112 14 कितना आ गया 126, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो एक एक का लिख करके कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपका ऐसे तरीका नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने किया वैसे ही आप देखिए और मन में ओरली सॉल्व करिए, सम करिए और निकलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, और एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। टॉपिक ही ऐसा है कि आपका एसएससी एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो, एक प्रश्न बनता ही है। हमारा अप्रोच क्या होगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो जनरेशन एक ट्री बनाएंगे। जो भी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है, जो भी कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज में दिया गया है क्वेश्चन में, उसके आधार पे हम एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, और उसी के आधार पे बोला है ना कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है कि 3 तो सत्य होंगे उस जनरेशन ट्री के आधार पे, लेकिन एक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपली देख लेते हैं। बोला क्या है, P जो है Q और R का भाई है, तो कोई बात नहीं, P क्या है, तो Q और R का भाई है। ध्यान दीजिएगा, भाई P है तो Q और R का भाई है, यानी P जो है यानी Q R भी क्या होंगे, एक दूसरे के भाई बहन होंगे। या अभी जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ प्लस और माइनस कर लेते हैं, है ना। आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ भी प्लस और माइनस कर लेते हैं, है ना। और पी का जेंडर क्या है, क्लियर है, वो लड़का है ओके। आगे बोल रहे हैं कि एस जो है आर की माँ है, कोई नहीं बना लेते हैं। एस जो है ना वह आर की माँ है, और टी जो है पी का पिता है। ध्यान दीजिएगा, जब टी जो है पी का पिता है तो पी का पिता है तो आर का भी तो पिता होगा ना, तो यानी क्या होगा कि टी जो है ना वह एस का पति है। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो बोला था इसी के आधार पे कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो देखिए पहला बोला है टी एस का पति है, तो टी जो है एस का पति है, बात सही बोला जा रहा है। बी क्या है, टी क्यू का पिता है, बात सही है। टी जो है क्यू का पिता है, ये भी बोल रहा है सही। सी बोला है एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ, ये भी बात सही है। डी बोला है टी क्यू का पति है, जो टी है क्यू का पति है, ये गलत बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।